इस एकेडमी में आपका स्वागत है। यूपी टेट की परीक्षा को श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो टॉपिक है वो है पर्यावरण का अध्ययन। इसमें 30 क्वेश्चन की जो पूरी श्रृंखला है, जो कि विभिन्न एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं और रिपीट होने की प्रबल संभावना होती है, इसका हम अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संगठन के स्तर में वृद्धि होती है। ये कह रहे अगर हम वनों को उन्मूलन कर देंगे, वनों को काट देंगे, तो वायुमंडल में कौन सी गैस बढ़ जाएगी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस है। क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। तो ये पूछ लेता है कि सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? CO2 है। और विश्व में सबसे ज्यादा इसका उत्सर्जन चीन करता है। अब यहां से और क्वेश्चन देख लेते हैं कि देखिए ये जो कह रहा है कि इसमें ओजोन क्या होता है। जो हमारे जो ओजोन परत है, जो ओजोन गैस है, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, किसको? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। और ये जो गैस है, जो ओजोन जो गैस है, इसमें कैसी सड़ी मछली की गंध आती है। किसकी? सड़ी मछली की गंध आती है। और ये समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है? हैजा, हेपेटाइटिस, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस है। तो देखिए जो ट्यूबरक्लोसिस है ये जल प्रसारित रोग नहीं है, जबकि टाइफाइड, हैजा और हेपेटाइटिस ये जल के संक्रमण का जल से जो हानिकारक तत्व जो पहुंच जाते हैं तब ये हो जाते हैं हैजा, हेपेटाइटिस और टाइफाइड। जबकि जो ट्यूबरकुलोसिस है, ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। यह जीवाणु छोटा, एरोबिक और चलने में असमर्थ होता है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपका जो कौन सा जल के द्वारा प्रसारित रोग नहीं है। तो हैजा, हेपेटाइटिस और टाइफाइड जल प्रसारित रोग हैं, जबकि ट्यूबरकुलोसिस इसका रोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 123, प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के युग्म का चयन कीजिए। कैटकाई सिंड्रोम एवं मिनीमाता, उच्च रक्तचाप एवं मेरस्मस एवं क्वासियोरकर और मिनीमाता एवं फ्लोरोसिस। तो जो 123 है, ये जो है क्या कह रहा है कि प्रदूषण के द्वारा होने वाले, तो इसका है मिनीमाता और फ्लोरोसिस है। मिनीमाता किसके के अधिकता से होता है? ये पारे की अधिकता से होता है। और ये सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये जो मिनीमाता रोग है जापान में हुआ था। और जापान में मिनीमाता एक शहर है। वहाँ जब ये प्रदूषण समुद्र में फैला तो वहाँ से ये मछलियों में पहुँच गया और मछलियों के द्वारा ये मनुष्यों में पहुँच गया। इस तरह से मिनीमाता रोग जापान में फैला था। तो जो क्वेश्चन नंबर जो है 123 का आंसर क्या है? मिनीमाता और फ्लोरोसिस है। 124, क्लोरोफिल यानी हरित लवक में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है, क्लोरोफिल में हमारी मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल के कारण ही जो पौधे हैं, पत्ती हैं, उनका रंग क्या होता है? हरा होता है। अब 5 आता है कि कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। या ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? आपका कोबाल्ट पाया जाता है। जबकि लोहा पाया जाता है आपका RBC में, लाल रक्त कणिकाओं में RBC में लोहा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 125, किसी परिभाषित भौगोलिक स्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकी अवस्था को क्या कहते हैं। यानी देखिए किसी परिभाषित भौगोलिक स्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकीय अवस्था को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट जो आंसर है वो है एंडेमिक। एंडेमिक विज्ञान में एक संक्रमण की एक आबादी में विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकीय अवस्था को कहते हैं। ब्रिटेन में चिकन पॉक्स है। जैसे ब्रिटेन में जो चिकन पॉक्स वो क्या है? ब्रिटेन में चिकन पॉक्स एंडेमिक है, लेकिन मलेरिया नहीं है। अफ्रीका में एड्स जो है वो एंडेमिक है। इसका अर्थ है कि यह वहाँ एक क्षेत्र में ही पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 126, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के समय पर मृदा में निम्नलिखित में से कौन उत्पादित नहीं होता? 126 में क्या है? कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में निम्नलिखित में से कौन उत्पादित नहीं होता? जल, पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑक्सीजन। यानी कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के समय मृदा में ऑक्सीजन नहीं होती। ऑक्सीजन क्या है? एक ये हमारी जीवनदायिनी गैस है, स्वादहीन है, गंधरहित है, और इसकी जो खोज की थी, ऑक्सीजन की जो खोज की थी वो किसने की थी? प्रीस्टले ने की थी। किसने की थी? प्रीस्टले ने की थी। अगला क्वेश्चन 127, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम है, ये नहीं पूछा जाएगा। 128, ओजोन के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। क्या कह रहा है? ओजोन के संबंध में सही कथन का है, हमारे वायुमंडल में ओजोन का प्रतिशत 7.8 है। क्षोमंडल में उपस्थित ओजोन उत्तम ओजोन है। ओजोन पराबैंगनी किरणें अवशोषित कर ऑक्सीजन निर्मित करता है। ओजोन समताप मंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि कर देता है। क्वेश्चन नंबर 128, ध्यान, इसका जो राइट आंसर है वो है 3। ओजोन जो परत है वो पराबैंगनी की किरणों को अवशोषित करके ऑक्सीजन निर्मित करता है। यानी ये देखिए, जो ओजोन है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, पृथ्वी पर नहीं आने देता। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो आपका है तीसरा। 1992 में रियो शिखर एजेंडा का ये क्या कहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1992 में रियो शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें एजेंडा 21 संबंधित है। किससे? तो इसका जो बहुत ये हो सकता है ये आपका रिपीट भी आ जाए कि एजेंडा 21 कहाँ डिसाइड किया गया था। तो ये डिसाइड किया गया था कहाँ? 1992 में, जो ब्राज़ील का जो रियो डी जेनेरियो शहर है वहाँ पर। तो इसका जो संबंध है वो आपका संधारणीय विकास से है। किससे है? संधारणीय विकास से है। तो इसका जो पहला जो ऑप्शन है वो उसका ठीक है। 130, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है? सांप, टिड्डा, प्लवक या मनुष्य? तो देखिए, जो 130 क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मनुष्य। जो खाद्य श्रृंखला है इसमें विभिन्न पौष्टिकता स्तरों पर जो उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा बढ़ने में क्या हो जाती है? पौष्टिकता जो है वो बढ़ जाती है। और प्रत्येक जो कृमिक पोषण स्तर है इसमें कुछ उपलब्ध ऊर्जा क्षय भी हो जाती है। तो इसका जो राइट जो आंसर था, यानी दिए गए पूरे विकल्पों में अगर हम देखा जाए तो पौष्टिकता के स्तर पर जो मनुष्य है वो सर्वोच्च है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन गुड डीड नहीं है? ग्रीन गुड डीड नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है 2, कचरे को जला देना। यानी पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान करने के लिए एक डिजिटल मोबाइल ऐप, ये जो ग्रीन गुड डीड है, एक मोबाइल ऐप है जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 2018 में लॉन्च किया गया था। और इस अभियान में ये कहा गया था कि प्रत्येक हरियाली से जुड़ा कम से कम एक उत्तम कार्य का अनुरोध किया जाता था इसमें। ठीक है, और इसमें यह कहा गया था कि जो कचरे को न जलाएं। तो यानी इस मोबाइल एप्लीकेशन में ये संदेश दिया जाता था कि कचरे को नहीं जलाना है, जबकि जो हरियाली को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई एक संदेश आपको इस मोबाइल ऐप में देना होता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? 2। सबसे छोटी से सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य का सही क्रम क्या है? यानी छोटे से बड़ी की ओर तरंग दैर्ध्य का क्रम क्या है? तो इसका जो 132 है उसका जो राइट आंसर है वो आपका है दूसरा, पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणों से ज़्यादा जो तरंग दैर्ध्य है वो आपकी दृश्य तरंगों का होता है, और दृश्य सबसे ज़्यादा अवरक्त किरणों का होता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? 2। अब क्वेश्चन नंबर 133 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुर्दाखोर नहीं है? मुर्दाखोर का मतलब क्या होता है? मुर्दाखोर का जो मतलब होता है यहाँ पर वो होता है अपघटक। यानी सीधा कह रहा है कौन सा अपघटक नहीं है? कौन सा अपघटक नहीं है? तो 133 का जो राइट जो आंसर है, जो मशरूम है ये अपघटक नहीं है, जबकि गिद्ध, दीमक और जो केचुआ हैं वो मृत जीवों का उपभोग करते हैं और ये अपघटक की श्रेणी में यानी मुर्दाखोर की श्रेणी में गिने जाते हैं। 134वां क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा क्या है? तो
क्वेश्चन नंबर 133 का है, क्वेश्चन नंबर है 2, यानी 55 डेसिबल है। यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि प्रदूषण की जो सीमा है वो 55 डेसिबल निर्धारित की गई है। नियमों के अनुसार यह सीमा कितनी है? ये 55 से लेकर के 45 डेसिबल तक है। कितनी? 55 से, तो ऊपरी सीमा पूछी थी इसने, तो इसका राइट आंसर 55 हो जाएगा, और न्यूनतम करेंगे तो हमारा 45 हो जाएगा। ठीक है। शांत क्षेत्रों के लिए अगर बात करें तो शांत क्षेत्रों के लिए ये जो स्तर है वो 40 से 50 के बीच डेसिबल है। यानी इसकी लोएस्ट लिमिट 40 है और अपर लिमिट आपकी 50 है। क्वेश्चन नंबर 135, जैव निम्नकरणीय ठोस अवशिष्ट फेंकने के लिए ए रंग के कचरेदान का उपयोग करते हैं, जबकि पुनः चक्रित करने योग्य अवशिष्ट बी रंग के कचरेदान में फेंके जाते हैं। ए एवं बी को पहचानिए। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि ए किस रंग का होगा और बी किस रंग का होगा। तो इसका जो 135 है, इसका जो राइट आंसर वो आपका चौथा है। ए जो होगा वो हरा होगा और बी होगा नीला। यानी जैव निम्नकरणीय ठोस अवशिष्ट फेंकने के लिए जो हरे रंग, तो किसके लिए हरे रंग का प्रयोग किया जाता है? यानी जैव निम्नकरणीय ठोस अवशिष्ट को फेंकने के लिए क्या कौन सा हरा रंग प्रयोग किया जाता है, जबकि जो पुनः चक्रित किया जा सकता है, जो पुनः चक्रित किया जा सकता है उसके लिए नीले रंग के कूड़ेदान का प्रयोग किया जाता है। नीले रंग के कूड़ेदान का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 136, वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार कौन सा है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है। वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है? गार्गी पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार या प्रियदर्शनी पुरस्कार। तो 136 का जो राइट आंसर है वो है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ठीक है। इसकी जो धनराशि है वो आपकी कितनी है? 1 लाख रुपए है। कितनी है? 1 लाख रुपए नगद धनराशि इसके तहत दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 137, वायुमंडलीय हरित गृह प्रभाव मुख्यतः किसके अवशोषण एवं पुनः उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होता है? वायुमंडल द्वारा प्रकाश के, वायुमंडल एवं अवरक्त विकिरण के, भूतल द्वारा पराबैंगनी किरणों के या वायुमंडल द्वारा पराबैंगनी विकिरणों के। तो जिसका जो 137 का जो राइट आंसर है वो 2 है कि वायुमंडल द्वारा अवरक्त किरणों के द्वारा उत्सर्जित होता है। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल स्तर को कम नहीं करता? अपर्याप्त वर्षा, बढ़ती बर्फबारी, नलकूपों की बढ़ती संख्या या बढ़ता वन का उन्मूलन। तो 138 का जो राइट आंसर है वो आपका है बढ़ती बर्फबारी। बढ़ती जो बर्फबारी है इसका संबंध भूमि के जल स्तर से नहीं है, जबकि अपर्याप्त वर्षा है, अगर कम वर्षा होगी तो भूमि जल स्तर कम हो जाएगा। नलकूपों की अगर संख्या बढ़ाएंगे तो पानी का दोहन बढ़ेगा तो जल स्तर कम हो जाएगा, और अगर हम वन का उन्मूलन कर देते हैं तब भी हमारा जो भूमिगत जल स्तर है वो क्या होता है? कम हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2। क्वेश्चन नंबर 139 कि भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो 1 से अधिक राज्य में स्थित है वो कौन सा है? वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, भारत का माउंटेन रेलवे, सुंदर नेशनल पार्क और कालका शिमला रेलवे। तो 139 का भी क्या है? दूसरा है। भारत का जो माउंटेन रेलवे है वो 1 से अधिक राज्यों में स्थित है। अब देखा जाए तो देखिए ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन और कालका शिमला रेलवे को यद्यपि जो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर है उसे शामिल किया गया है, ठीक, लेकिन ये अलग अलग राज्यों में है। 140, बायोमास के अवायवीय किण्वन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो क्वेश्चन नंबर 140 का जो राइट आंसर है वो है बायोगैस। बायोमास के जो अवायवीय किण्वन के द्वारा बायोगैस उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 141, जो गलत कथन है उसका चयन कीजिए। 141 में क्या कह रहा है? पावर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर साधारण पेट्रोल से अधिक होता है। कार्बन फुटप्रिंट किसी उत्पाद द्वारा उत्सर्जित हरित गृह गैसों की माप है। वनीकरण एवं वन रोपण एक ही प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त 2 शब्द हैं। वायुमंडल की 4 परतों का सही क्रम है क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और आयन मंडल। तो 141 का जो है वो देखिए
इसका जो राइट आंसर है वो है तीसरा है। यानी वनीकरण एवं वन रोपण एक ही प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त दो शब्द है, नहीं है। वनीकरण का तात्पर्य जंगल की पुनर्स्थापना से है। वनीकरण का मतलब क्या है कि आप जो है जंगल की पुनर्स्थापना करें। जैसे आग या काटने से कम, जो देखिए वनीकरण का मतलब है या तो आग के द्वारा, ठीक है, या काटने से अगर आपका जो जंगल कम हो गया है तो उसका पुनर्स्थापित करेंगे, तो उसके लिए जो शब्दावली है वो आपकी वनीकरण है। जबकि वन रोपण जो है, वन रोपण का अर्थ है वन लगाने से। वन रोपण का मतलब है कि हमें वन क्या है, लगाना है। वन क्या है, लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 142, भारतीय वन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में किसको निकाल दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में किसको निकाल दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बांस। और बांस क्या है, बांस एक घास है। कैसी है, बांस एक क्या है, घास है। और भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची से इसे निकाल दिया गया। अब 143, निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक संगठक को चुनिए। किसको चुनिए, जैविक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक संगठक को चुनिए। तो 143 का है वो राइट आंसर है प्लवक, यानी दूसरा। वे सभी प्राणी या वनस्पति जो जल में जल तरंगों या जलधारा द्वारा प्रभावित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्लवक कहलाते हैं। ठीक है, प्लवकों में गति के लिए चलन अंग बहुत कम विकसित होते हैं। या बताएं प्लवक में क्या होता है, ये जो चलने वाले जो अंग है बहुत कम होते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक संगठक हैं। ये कैसे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के कैसे हैं, जैविक संगठक हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये बात समझ लीजिएगा। जो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक जो संगठक हैं वो क्या हैं, प्लवक हैं। देखिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और मृदा, ये अजैविक हैं। यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का है। मतलब यूरिया को लेपित करने के लिए ऊपर जो तेल लगाया जा रहा है वो किस पौधे से निकाला जा रहा है, कपास, अरंडी, नीम और होहोबा। तो इसका जो राइट जो आंसर है वो आपका है नीम। नीम का जो कोटिंग यूरिया पर चल रही है। क्वेश्चन नंबर ये है, घरों में जलाऊ लकड़ी के अपूर्ण दहन से एक जहरीली गैस एक्स उत्पादित होती है। सांस द्वारा खींचे जाने पर गैस एक्स रक्त में उपस्थित पदार्थ वायु से संयोजित हो जाती है। देखिए सीधी सीधी ये लकड़ी के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, 145 है। इसका राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है 146, जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। यानी जलवायु एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका दिल्ली, यानी तीसरा। दिल्ली जो है, दिल्ली सरकार ने 2009 कब 2009 और 2012 के बीच के लिए जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी किया था। भारत सरकार के द्वारा 2008 में, ध्यान रखना, भारत सरकार के द्वारा 2008 में इसके लिए एक कार्य योजना जारी की गई थी जिसमें 8 कार्यों को निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 147, एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है। यानी एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है। तो इसका जो राइट है खाद्य जाल, क्या कहलाती है, खाद्य जाल। ध्यान रखना, खाद्य नेटवर्क, जैव वर्ग पिरामिड और पौष्टिकता ये नहीं है, क्या है, खाद्य जाल है। अब है 148वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन, अच्छा ये आपको कूट मिलान करना है। क्या करना है, कूट मिलान करना है। तो देखिए आपका इसका जो विश्व जल दिवस है, ठीक है, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को अपनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपका 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये मनाया जाता है आपका 22 मई को। और जो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका अप्रैल को। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ये इससे कोई ना क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए सारी डेट को याद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 149, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत का एक उदाहरण है।
पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है। तो ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। तो पारंपरिक ऊर्जा का जो स्रोत है वो आपका है नाभिकीय ऊर्जा। नो सॉरी, ये नहीं है। पारंपरिक ऊर्जा का अर्थ है ऊर्जा के बाह्य प्रकार जो तेल, गैस और कोयले की तरह प्रकृति से निश्चित भंडार से प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में पारंपरिक ऊर्जा को गैर नवीकरणीय ऊर्जा भी कहा जाता है। और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका क्या है, वो है आपका नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा कैसा है, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 150, गलत युग्म का चयन कीजिए। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। नौकरेक बायोस्फीयर, नौकरेक मिजोरम, सिमलीपाल उड़ीसा और दियांग देवांग अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट जो आंसर है वो है आपका नौकरेक। ठीक है, क्या है, नौकरेक बायोस्फीयर कहाँ पर है, ये मिजोरम में नहीं है। कहाँ पर है ये नौकरेक जो है वो मेघालय में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरी तक देखिएगा। अगर इसके कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आया है तो उस कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं उसको आगे वाले किसी वीडियो में ज़रूर समझाऊंगा। तब तक आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।